हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठे और स्वागत है आपका फिर से एक बार पवन वाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, हमने शुरुआत कर ली है यूनिट 2.5 की, जो है एक लेसन, नाम है लेट्स मार्च, कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित। तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित ऐसा हम तो कह रहे हैं, पर एक्चुअली ये उनके भाषण के अंश हैं जो उन्होंने नोबेल पारितोषिक समारोह के पहले उन्होंने जो भाषण दिया है उसी का कुछ अंश इसमें लिया गया है। तो कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखित ऐसा ही हम कहेंगे उसको। तो अभी तक इसमें हमने इसका वार्मिंग अप सेशन कर लिया है। इसके जो लेखक है उनके बारे में भी हमने जाना है कि कैलाश सत्यार्थी कौन है और उन्होंने क्या किया है, ये सारी चीजें हमने जान ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट 1 के साथ। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है उसको हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये पार्ट 1 हमको क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए, उनका भाषण उन्होंने शुरू किया है। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, Your Majesties, Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Hawkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. अब इसमें एक बात जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, और वो बात ये है पार्ट 1। ठीक है, अब हमको ये बात जानना जरूरी है कि 2014 को कैलाश सत्यार्थी इनको नोबेल पारितोषिक मिला है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पारितोषिक मिला है, पर ये उनके अकेले को उस साल नहीं मिला है। ये पारितोषिक दो लोगों को मिला है, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई, है ना, इन दोनों को। अब ये मलाला यूसुफजई कौन है? आशा करता हूं कि ये नाम आपने सुना है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बताता हूं। ये मलाला यूसुफजई एक 12 साल की एक ऐसी लड़की थी जो आतंकवादी थे, है ना। वो तालिबानी आतंकवादी जो थे, ये एक्चुअली पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई, और वो पाकिस्तान के उस हिस्से में रहती है जो अफगानिस्तान से बहुत ही क्लोज है, नजदीक है। और है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की जो सटा हुआ इलाका है वहां पर वो रहती है। और वहां पर ये जो आतंकवादी है, तालिबानी जो लोग हैं, वो लड़कियों को, हालांकि उनको नहीं लगता है कि इनको स्कूल जाना चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ भी नई सुविधाएं जो है उनका विरोध जिसको होता है, हालांकि वो सारी चीजें उपयोग करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, पर किसी को भी अन्य लोगों को स्कूल, मतलब लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को बुर्के में रहना चाहिए, पुरुषों को दाढ़ी बढ़ानी चाहिए वगैरह वगैरह, ये जो कुछ कट्टरवादी जो विचार सरणी है उनकी, उसको लेकर के वो बहुत ही क्या क्या कह सकते हैं कि बहुत ही उनका रवैया बहुत सख्त होता है। तो इसी तरह से लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने के लिए उनके पिताजी भी लड़कियों की स्कूल चलाते थे, स्कूल में काम करते थे, तो ऐसा वो सारा माहौल था। तो ये आतंकवादियों के विरोध के बावजूद वो स्कूल जाती थी। तो ऐसे ही एक बार आतंकवादियों ने उसे रोक करके उसके सर में गोली मार दी थी। और जब उसे ये गोली मारी गई थी, जब उसको ये गोली मार दी गई थी, तब ये मलाला जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब वो क्या कह सकते हैं उसको, फिर अस्पताल लेके जाया गया पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान से उसको ग्रेट ब्रिटेन में ले जाया गया, और फिर वो अभी सारा सारा का सारा उसका परिवार ग्रेट ब्रिटेन में ही रहता है, आश्रित है वो वहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में। तो उनको भी 2014 का नोबेल का जो प्राइज है वो उनको भी मिला था। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई दोनों को 2014 का नोबेल प्राइज फॉर पीस उसको कहा जाता है। देखिए, नोबेल पारितोषिक जो होता है वो अलग अलग विभागों में दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, साइंस में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, उसके बाद में पीस के लिए दिया जाता है। तो ये दोनों को भी नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए मिला है, शांति शांति के लिए नोबेल, है ना। ये पारितोषिक उनको दोनों को 2014 में दिया गया है।
ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहे हैं, उनके भाषण की शुरुआत वो कर रहे हैं कि मेरे प्यारे दुनिया के बच्चों, है ना? और फिर वो बाकी सभी लोगों को ग्रीट कर रहे हैं, सभी लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बैठे सभी के सभी डिग्निटरीज, बहुत बड़े-बड़े लोग, मैजेस्टीज, रॉयल हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, यहाँ पर के जितने भी राजा महाराजा है ना, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, नॉर्वेजियन की जो नोबेल कमिटी है, जो कमिटी डिसाइड करती है कि किसको नोबेल पीस पारितोषिक देना चाहिए। डियर ब्रदर टॉम हैरिस, ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड माय डियर डॉटर मलाला। और मलाला को उसने कहा है कि मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी मलाला। सभी को उन्होंने ग्रीट किया और फिर वो अपने भाषण की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी, इस स्टेज से, पोडियम का मतलब होता है स्टेज, कि इस स्टेज से, जो कि पीस और ह्यूमैनिटी का, मानवता और शांति का ये जो स्टेज है, स्टेज से आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्र फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम्स वेदास। इस स्टेज पर खड़ा रह करके, जो कि एक शांति और मानवता का स्तंभ स्टेज है, उस पर से मैं खड़ा रहकर एक हमारे जो प्राचीन जो हमारी किताबें हैं, वेद, उनमें से एक मंत्र मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। दिस मंत्र कैरीज अ प्रेयर एंड एस्पिरेशन एंड रिजॉल्व that has the potential to liberate humanity from all man-made crisis। और ये जो मंत्र मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूं, उस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी उसमें शक्ति है कि हमारी जो विश है, हमारा जो सपना है कि इस मानवता को हमें मुक्त करना है, मानवता को जितने भी मानव मानव द्वारा निर्मित जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं से हम मुक्त होने की क्षमता अगर किसी चीज से पा सकते हैं तो वो है ये मंत्र, जो हमारे वेदों से लिया गया है। लेट्स वॉक टुगेदर in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north। और वो जो मंत्र है, वो मंत्र कह रहा है लेट्स वॉक टुगेदर, चलिए हम सब मिलकर साथ चलते हैं। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस, किस लिए? हमारी पूरी दुनिया की प्रगति के लिए हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया में कहीं पर भी कोई एक व्यक्ति भी पीछे नहीं रहनी चाहिए और पीछे नहीं छूटनी चाहिए, और हमारे साथ सभी को चलना चाहिए। कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति पीछे ना रह जाए, हमसे छूट ना जाए, ये हमको देखना है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और दुनिया के सभी कोने का मतलब है दुनिया के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक, और दुनिया के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। हम सबको, हम सब लोगों को एक साथ मिल करके आगे बढ़ना है, ऐसा ये मंत्र कहता है। ठीक है, लेट्स स्पीक टुगेदर। हमें वो कह रहे हैं, जो मंत्र है वो मंत्र यहां पर मैं लिख देता हूं। लेट्स वॉक टुगेदर, लेट्स स्पीक टुगेदर। ठीक है, लेट्स वॉक टुगेदर, लेट्स स्पीक टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर, लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि चलिए हम सब मिल करके हमारे प्रगति के लिए, हमारे पृथ्वी की प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं, सब मिल करके आगे बढ़ते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति पीछे छूटना नहीं चाहिए। लेट्स स्पीक टुगेदर, हम सब मिलकर एक साथ बात करते हैं। लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर,
हम सभी के जो दिमाग है, मस्तिष्क है, हमारे जो विचार है, वो एक साथ आने चाहिए, एक साथ जुड़ने चाहिए। लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ आवर ancestors, let us together create knowledge for all that benefits all। और हमने जो कुछ भी अनुभव लिए हैं, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ अनुभव लिए हैं, चलिए उनसे सीखते हैं, उन अनुभवों से हम सीखते हैं और ऐसा ऐसा ऐसे ज्ञान की हम निर्मिति करते हैं, ऐसे ज्ञान का हम निर्माण करते हैं कि जो सभी के लिए हो और सभी के लिए फायदेमंद हो। जो क्रिएट नॉलेज फॉर ऑल, सभी के लिए ऐसे ज्ञान की हम ऐसे ज्ञान का निर्माण करते हैं और सभी के लिए उसका फायदा हो, सभी को उसका फायदा मिले, ये हमें देखना चाहिए, ऐसा वो है। I bow to my late parents, to my motherland India and to the mother earth। और यहाँ पर मैं नमन करता हूँ मेरे माता पिता को, मेरे भारत माता को और इस पृथ्वी धरती माता को, इन सभी तीनों को मैं नमन करता हूँ। With a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated, each time I have freed a child from slavery। और यहाँ खड़े होकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे विचार फिर से पीछे जा रहे हैं और यहाँ पर मुझे याद आ रहा है कैसे हर बार जब मैं किसी एक बच्चे को बाल मजदूरी से निकाल करके उसे शिक्षा की ओर लेकर जाता था, तो मैं कैसे खुद मुक्त महसूस करता था, मैं खुद स्वतंत्र महसूस करता था। ये मुझे आज भी याद है। हर एक बच्चे को जब मैंने इस दलदल से, बाल मजदूरी की दलदल से निकाल करके उसको शिक्षा के प्रांगण तक पहुंचाया है, शिक्षा के द्वार तक मैंने जब उसे पहुंचाया है, तो हर उस बच्चे के साथ, हर उस बार मुझे ऐसा लगा है कि मानो मैं खुद ही इस दलदल से मुक्त हो रहा हूँ, मानो मैं खुद ही इस बुराई से निकल करके अच्छाई की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा मैंने हर बार महसूस किया है और आज इस स्टेज पर, इस पोडियम पर मुझे वही चीज बहुत ही गर्मजोशी से याद आ रही है। In the first smile of freedom on their beautiful faces, I see the God smiling। और जब उनको बाल मजदूरी की दलदल से निकाला जा रहा था, तब उनके चेहरे पर जो पहला स्मित आता था, तो मानो उसको मैं मानता हूं कि वो भगवान की, वो ईश्वर का स्मित है, ऐसा मानकर के मैं चलता हूं। I give the biggest credit of this honor to my movements Kalu Kumar, Dhoom Das and Adarsh Kishore from India। और ये जो काम हमने किया है, इसका श्रेय मैं अकेले नहीं लेना चाहूंगा, इसका श्रेय मेरे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े थे, जैसे कि कालू कुमार है, धूमदास है, आदर्श किशोर है, जो भारत से आते हैं, उन लोगों की मुझे बहुत मदद हुई है। एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children। और वो कह रहे हैं कि इसका श्रेय मैं अकेले नहीं लेना चाहूंगा, भारत से जो 3 लोग हैं, कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोर, इन 3 लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और पाकिस्तान के जो इकबाल मसीह है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। इस वक्त मैं उनको याद करना चाहूंगा क्योंकि उन लोगों ने बच्चों का जो आत्मसम्मान है, डिग्निटी का क्या मतलब होता है? डिग्निटी का मतलब होता है आत्मसम्मान, है ना? क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने बच्चों का आत्मसम्मान रखने के लिए, बच्चों का आत्मसम्मान बरकरार रखने के लिए सबसे बड़ा त्याग किया है, अपनी जान तक उन्होंने दे दी है। I humbly accept this award on behalf of all such martyrs। और उन्हीं सारे उन्हीं सारे शहीदों के नाम पर, उन्हीं सारे शहीदों के नाम पर मैं इस पुरस्कार को स्वीकार करता हूँ। माई फेलो एक्टिविस्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्रीमैन। और इन सभी लोगों के,
है ना? मेरे जितने भी मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं और मेरे जितने भी भारतवासी हैं, इन सभी के इन सभी के बिहाफ पर, उन सभी के क्या कहेंगे, उनके नाम पर मैं इस पुरस्कार को स्वीकार करता हूँ। My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern. और मेरी ये जो यात्रा है, जहां से मैं आता हूं, वो जमीन बुद्धा की जमीन है ना? बुद्ध की जमीन है, वो जमीन गुरु नानक की जमीन है, वो जमीन महात्मा गांधी की जमीन है। उस जमीन से मैं इस जमीन तक आया हूं, इंडिया टू नॉर्वे, है ना? भारत से नॉर्वे तक आया हूं, जो कि एक पुल का काम कर रही है, जो ऐसे दो सेंटर्स को जोड़ रही है, ऐसे दो केंद्रों को जोड़ रही है, जो ग्लोबल पीस एंड ब्रदरहुड के केंद्र है, जो क्या कह सकते हैं हम, इस दुनिया के ग्लोबल पीस मतलब जागतिक शांति, है ना? जागतिक शांति और भाईचारे की जो दो जगह है, एक है भारत और एक है नॉर्वे। एक प्राचीन है और एक आधुनिक है। नॉर्वे ये आधुनिक केंद्र है जागतिक शांति का, जागतिक ब्रदर भाईचारे का। तो भारत ये प्राचीन है, जागतिक शांति और भाईचारे का एक प्राचीन केंद्र है। तो इन दोनों केंद्रों को जोड़ रहा है मेरी यात्रा। इन दोनों केंद्रों को, एक प्राचीन केंद्र है, एक नया केंद्र है, आधुनिक केंद्र है, इन दोनों केंद्रों को जोड़ने का काम मेरी यात्रा ने किया है। फ्रेंड्स, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. देखो दोस्तों, ये नोबेल कमिटी जो है, उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है और मुझे यहाँ पर लेक्चर के लिए बुलाया है। रिस्पेक्टफुली आई एम अनेबल टू डू दैट, पर पूरे उनका पूरा सम्मान करते हुए मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि यहाँ मैं कोई भी लेक्चर नहीं दे सकता। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, पर मैं यहाँ कोई लेक्चर नहीं दे सकता। तो बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर द साउंड ऑफ साइलेंस, क्योंकि मैं यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व करता हूँ, वो किसका कर रहा हूँ? मैं प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहा हूँ साउंड ऑफ साइलेंस। बात समझ में आ रही है? साउंड ऑफ साइलेंस वो किसको कह रहे हैं? साउंड ऑफ साइलेंस वो उन आवाजों को कह रहे हैं जो सुनी ना गई हो, सुनी ना गई, है ना? वो उन आवाजों की बात कर रहे हैं, उन बच्चों के आवाजों की बात कर रहे हैं जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, उनकी जिनके दिल से चिल्ला करके आवाज आ रही है कि मुझे इस बाल मजदूरी की दलदल से मुक्त करो, पर कोई भी उसको सुनने के लिए राजी नहीं है। मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करता हूं। द क्राई ऑफ इनोसेंस, वो जो छोटे निष्पाप बच्चे हैं, उनका उनकी रोने को मैं यहाँ पर उनके रुदन का मैं यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता हूँ। एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, और मैं ऐसे चेहरे को यहाँ पर ऐसे चेहरे का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता हूँ जो किसी को भी दिखाई नहीं देता है। मेरा मतलब वो जो उनको यातनाएं सहन करनी पड़ती है। द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी मतलब क्या है कि उनकी जो यातनाएं उनको सहन करनी पड़ती है वो किसी को दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे फेस ऑफ इनविजिबिलिटी को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। आई रिप्रेजेंट मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन हु आर लेफ्ट बिहाइंड। मैं ऐसे सैकड़ों और करोड़ों बच्चों का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिनकी बातें कभी भी, जो पीछे छूट गए हैं, जो पीछे छूट गए हैं, जिनको कभी भी किसी ने नहीं सुना है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज अ रिमाइंडर। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर ये जो खाली कुर्सी है, उस कुर्सी को मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि वो जो कुर्सी है वो उन जब दुनिया के सारे बच्चों के लिए है जो पीछे छूट गए हैं, जिनकी बात आपके कानों तक नहीं पहुंची है, जिनकी सफरिंग्स, जिनकी यातनाएं हमको दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे सारे बच्चों का प्रतिनिधित्व एक खाली कुर्सी यहाँ पर कर रही है।
मैं भी उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और इसीलिए बहुत ही आदर पूर्वक, बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर भाषण नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं ऐसी आवाज का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो कभी सुनाई नहीं दी है या फिर जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं है, जिसको हम लोगों ने कभी सुनने की कोशिश नहीं की है। उन आवाजों का यहाँ पर मैं प्रतिनिधित्व करता हूं और इसीलिए मैं यहाँ पर भाषण, लेक्चर नहीं दे सकता, ऐसा वो कह रहे हैं। आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। मैं यहाँ पर जो आया हूँ वो सिर्फ हमारे दुनिया के जितने भी बच्चे हैं उनका जो सपना है, ड्रीम, उनकी जो जो आवाज है वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं यहाँ पर आपको लेक्चर नहीं देने आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ उन बच्चों के सपने आपको दिखाने के लिए, उन बच्चों की आवाज आपको सुनाने के लिए। बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। क्यों? कि दुनिया के सारे जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, वो आपके हमारे बच्चे हैं। सभी के ओर उंगली करके वो कह रहे वो हमारे बच्चे हैं। आई हैव लुक्ड इनटू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आईज। मैं उनकी आंखों में देख चुका हूं। मैं उनकी आंखों में जो भय, फ्राइटेंड मतलब जो भय और जो क्या कह सकता हूं, थकान मुझे उनकी आंखों में दिखती है, वो मैं देख चुका हूं, उसको महसूस किया है मैंने। आई हैव हेल्ड देयर इंजर्ड बॉडीज एंड फेल्ट देयर ब्रोकन स्पिरिट्स। मैंने उनके जख्मी शरीर को छुआ है, मैंने उनके जख्मी शरीर शरीर को तो महसूस कर ही लिया है, साथ साथ उनके टूटे हृदय को भी मैंने महसूस किया है। ब्रोकन स्पिरिट्स मतलब अभी उनको जीने की कोई चाह ही नहीं बची है, ऐसी उनके टूटे हुए हृदय को भी मैंने महसूस किया है। उनकी ठेस पहुंची भावनाओं को मैंने महसूस किया है। 20 years ago in the foothills of Himalayas, मैं हिमालय में एक बार गया था, तो उसके नीचे जो कुछ गांव है वहां पर आई मेट अ स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबरर। मैंने एक छोटे से बच्चे को जो बाल मजदूरी कर रहा था, एक बाल मजदूर को वहां पर मैंने देखा। ही आस्क्ड मी, और उसने मुझसे सवाल किया, इज द वर्ल्ड सो पुअर दैट इट कैनॉट गिव मी अ टॉय एंड अ बुक इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग मी टू टेक अ गन और अ टूल? क्या सचमुच, उसने मुझसे सवाल किया था, क्या सचमुच उसने सवाल जो किया था वो सवाल था, क्या सचमुच दुनिया इतनी गरीब है कि वो हमें खिलौने और किताबें देने की बजाय, या फिर खिलौने और किताबें नहीं दे सकती बजाय इस बंदूकों के और काम करने के साधनों के? हमारे हाथों में काम करने के साधन बंदूकें नहीं होनी चाहिए, हमारे हाथों में किताबें होनी चाहिए। क्या दुनिया सचमुच इतनी गरीब है कि वो हमको ये सारी चीजें नहीं दे सकती? और इसके बजाय उन्होंने हमारे हाथों में ये औजार और ये बंदूकें रख दी हैं। क्या दुनिया सचमुच इतनी गरीब है? वो सवाल उसने मुझे किया था। आई मेट अ सुदानीज चाइल्ड लेबर, ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया। मैं एक बार ऐसे ही सुदान के एक बाल मजदूर बच्चे से, एक छोटे से बाल सैनिक से मिला था, चाइल्ड सोल्जर। ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, और उसको अगवा कर लिया गया था, उसके घर से उसको भगा कर लेकर गया, भगा कर लेकर गया गए थे वो लोग। और एट फर्स्ट ट्रेनिंग लेसन ही वाज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। और उसके पहले ही पाठ के तौर पर उसको उसके दोस्त और उसके परिवार को मारने को कहा गया था। देखिए, जो बच्चा है, जो अभी बच्चा ही है, जो खुद को अपने माँ-बाप से अलग भी नहीं कर पाता, जो अपने माँ-बाप से अलग होने की सोच भी नहीं सकता, उसको उसके माँ-बाप से अलग तो कर दिया गया है और ऊपर से ये उससे कहा जाए कि इनको मार दो। क्या ये कभी किसी बच्चे को हो पाएगा? किसी भी बच्चे से कभी नहीं हो पाएगा। पर ऐसा भी दुनिया में हुआ है। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी यातनाएँ छोटी उम्र में सही है। सिर्फ सोचो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी जब ऐसी घटनाओं को उन्हें उन ऐसी घटनाओं का उन्हें सामना करना होता है। उन बच्चों के बारे में हमें सोचना चाहिए जो इस वाक़ये से गुजरा है।
तो वो बच्चा कहता है, वो बच्चा पूछ रहा है जिसको अगवा करके ट्रेनिंग के तौर पर उसी के परिवार को और दोस्तों को मारने के लिए कहा गया है, ऐसे बच्चे के दिल पर क्या गुजरी होगी? तो वो बच्चा पूछता है, उसका सवाल है, ही आस्क्ड मी व्हाट इज माय फॉल्ट? वो पूछ रहा है कि भाई मेरी गलती क्या है? क्या है मेरी गलती कि जो मुझे अपने माँ बाप से अलग तो कर दिया गया है और उन्हीं को मारने के लिए कहा जा रहा है? इसमें मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे इस तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है? फ्रेंड्स, all the great religions teach us to care for our children. दोस्तों, दुनिया के सभी धर्म हमसे कहते हैं कि बच्चों को प्यार दो, बच्चों को प्यार करो, बच्चों पर ध्यान, उसको बच्चों की केयर करो, उनका ध्यान रखो, है ना, उनका ख्याल करो, ऐसा सभी धर्म कहते हैं। Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. यीशु ख्रिस्त कहते हैं, है ना, यीशु ख्रिस्त क्या कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको रोको मत, क्योंकि भगवान या ईश्वर का ये जो आंगन है, ईश्वर का ये जो राज्य है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है। द होली कुरान सेज, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और मुस्लिमों की जो पवित्र ग्रंथ है, कुरान कहता है कि बच्चों को मारो मत, सिर्फ तुम गरीब हो इसीलिए अपने बच्चों को मारो मत। गरीबी की वजह से अपने बच्चों को मारो मत, ऐसा कुरान कहता है। अगर सभी धर्म ये कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, सभी धर्म अगर ये कहते हैं कि बच्चे बहुत निष्पाप होते हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बच्चों को जो करना है वो करने देना चाहिए, बच्चों को उनका बचपन अच्छे तरह से निभाने का, उनको पूरी तरह से उसका क्या कहते हैं बचपना जीने का उनका पूरा अधिकार है। अगर सभी धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं, तो फिर इस दुनिया के जो बच्चे हैं, जो हमारे ही धर्म को मानने वाले के बच्चे हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं, अगर ये बच्चे उन सारी चीजों को नहीं उपभोग पाते हैं, तो ये क्या उनकी गलती है? ये बिल्कुल उनकी गलती नहीं है। ये हमारी गलती है कि हम उनको जो चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है? तो आशा करता हूँ ये जो लेसन की शुरुआत है, बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल हुई है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि ये जैसे वीडियोज़, ऐसे मेरी वीडियोज़ आपको रोज़-रोज़ मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।